नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष क्लास को लेकर के, इतिहास की क्लास को लेकर के। तो हम लोगों ने जैसे पूर्व के क्लास में कहा था कि हम लोग कल से पाषाण काल का प्रारंभ करेंगे। तो चलिए हम लोग पाषाण काल का प्रारंभ करते हैं। लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। और यूपीएससी जो है, या यूपी पीसीएस भी कह लीजिए, या फिर जो अन्य स्टेट के पीसीएस हैं, वो अब अपने सिलेबस में एक टॉपिक और शामिल करते हैं। कौन सा? कि स्वतंत्रता के पश्चात जो राज्य का एकीकरण हुआ, पुनर्गठन हुआ, उनके बारे में भी पूछते हैं। तो ये राज्य स्वतंत्रता के पश्चात वाला टॉपिक भी हम लोग शामिल करते हैं। तो इसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे, मध्यकालीन इतिहास का करेंगे, आधुनिक इतिहास का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम लोग स्वतंत्रता के पश्चात का अध्ययन करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद में क्या क्या मुख्य कार्य हुए। चलिए, अब प्राचीन काल में हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोग पहले दिन ही देख लिए थे। पहला जो वीडियो हमारा आया था, उस पहले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन हुआ था, इंट्रोडक्शन नामक वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि प्राचीन काल के अंतर्गत क्या आता है, तो पाषाण काल आता है। ठीक है, पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम लोग यहाँ पर ताम्र पाषाण का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर ताम्र पाषाण काल मान लीजिए। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर तीसरे नंबर पर इसको ले लीजिए। 1 2 3। ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे क्रम से। फिर चौथा टॉपिक हमारा है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का अध्ययन हम लोग करेंगे। फिर महाजनपद काल आ जाएगा, 5वां टॉपिक हमारा। और उसके पश्चात 6वां टॉपिक है हमारा जैन बौद्ध धर्म का विकास। और 7वां है मौर्य काल। और मौर्य काल में ही यहाँ पर प्रारंभ, विकास इत्यादि होता है। फिर मौर्योत्तर काल आ जाता है, अर्थात इनका पतन हो जाता है। 8वां टॉपिक है हमारा। और 9वां टॉपिक यहाँ पर गुप्त काल। और 10वां टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। तो हम लोगों ने जो प्राचीन इतिहास था, उस प्राचीन इतिहास को 10 भागों में विभाजित कर लिया था। और मैप के द्वारा भी हम लोगों ने समझा था कि जो ये स्थल है, ये सब क्या है? पाषाण है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पाषाणिक स्थलों का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो पाषाण काल में अध्ययन करेंगे। और आप लोग धैर्य बना करके रखिए और विश्वास कीजिए कि आप यहाँ से जब जाएंगे तो आपको खुशी होगी कि हम लोगों ने आज अध्ययन किया। और सरलतापूर्वक मैप से समझा करके हम लोग उन स्थलों को देखेंगे जिनको आप किताबें में रटते रह जाते हैं, कि आदमगढ़ पशुपालन का साक्ष्य, बागौर पशुपालन का साक्ष्य इत्यादि स्थान जो आप सरायनहर, महादहा, दमदमा, प्रतापगढ़ इत्यादि जो आप रटते रहते हैं किताबों में, उसको हम आसानी से सरलतापूर्वक आपको समझाएंगे। आपको रटना नहीं है, बस ध्यान से देखना है। और एक काम साथ में आपको और करते रहना है कि हम यहाँ से जो बताएंगे उसको आपको नोट डाउन करते रहना है। ठीक है, तो पाषाण काल हम लोगों ने देखा था इन स्थलों में। यहाँ पर, और ये जो जानते ही होंगे प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यहाँ पर भी क्या होता है, ये सब पाषाण एक स्थल है। यहाँ पर भी पाषाण के साक्ष्य पाए जाते हैं। उसके पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता जो रहती है, यहाँ से बताए हैं बोखरचू नाम का स्थान है, जहाँ से सिंधु नदी निकलती है, आकर के अरब सागर में गिरती है। तो इसी के आसपास का जो स्थल रहता है, उसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं। उसके पश्चात इधर ही वैदिक संस्कृत का विकास होता है, इन्हीं सभी स्थलों में। इधर वैदिक संस्कृत का विकास होता है और इधर भी वैदिक संस्कृत का विकास होता है। फिर महाजनपद काल आ जाता है। उसके पश्चात जैन बौद्ध धर्म का विकास होता है। मौर्य काल का विकास होता है। उसके बाद मौर्य काल होता है। फिर मौर्योत्तर काल का विकास होता है, अर्थात विकास नहीं होता है, अर्थात मौर्योत्तर काल आ जाता है, मौर्यों का जो होता है वो पतन हो जाता है। फिर गुप्त काल आता है, गुप्त काल का विकास होता है। और उसके बाद गुप्तोत्तर काल आता है। तो ये जो उत्तर प्रदेश के जो प्रांत हैं, वो छोटे छोटे प्रांतों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो भारत रहता है वो छोटे छोटे प्रांतों में बंट जाता है। ठीक है, जिसे सामंतवादी काल कहते हैं। तो इनका अध्ययन हम लोग करेंगे। चलिए, ये तो थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए। अब सबसे पहला हमारा टॉपिक है पाषाण काल। इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। चलिए, पाषाण काल।
देखिए जो पाषाण काल है ना, इस पाषाण काल को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। ये जो पाषाण काल है, उस पाषाण काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। ठीक है। और याद रखेंगे जो पाषाण काल है उसका समय 5 लाख ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक इसका काल रहता है। कब तक रहता है? 5 लाख ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक रहता है। ठीक है। अब हमने आपको पाषाण काल में बताया कि इसे प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। तो ये बात आपके दिमाग में कैसे घुसेगी कि इसे प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं? क्योंकि हमने तो कह दिया, लेकिन अब आपके मन में शंका बनी हुई है इसे प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। तो देखिए, हम इसे प्राग ऐतिहासिक काल इसलिए कहते हैं, चलिए हम लोग एक समझ ही लेते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल कैसे कहते हैं। देखिए, ये भी आप किसी छोटे जगह में ऐसे बना करके और उसमें लिख लेंगे। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जो पाषाण काल है ना, वो जो साक्ष्यों के आधार पर मिले हुए जो साक्ष्य हैं, साक्ष्य मतलब प्रमाण, ठीक है, साक्ष्य मतलब प्रमाण। तो साक्ष्यों के आधार पर हम लोग इतिहास का 3 भागों में विभाजन करते हैं। कितने भागों में विभाजन करते हैं? 3 भागों में विभाजन करते हैं। ठीक है, कुछ कठिन नहीं है। 3 भागों में विभाजन करते हैं। कौन कौन? तो एक प्राग ऐतिहासिक, चलिए ठीक है, प्राग ऐतिहासिक, और दूसरा आद्य ऐतिहासिक। ठीक है। तीसरा ऐतिहासिक। पहला प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आदि ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं है, अभी आप देख लीजिए, बहुत सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ साक्ष्य क्या क्या रहता है, तो साक्ष्यों को हम लोग देख लेते हैं। साक्ष्य 2 प्रकार के मिलते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के। एक ऐसे साक्ष्य है, साक्ष्य साक्ष्य 2 प्रकार के मिलते हैं इतिहास में। 2 प्रकार के साक्ष्यों से हम लोग अध्ययन करते हैं। एक तो लिखित मिल जाते हैं। कैसे? लिखित साक्ष्य मिल जाते हैं। और एक पुरातात्विक साक्ष्य। कैसे? अभी पुरातात्विक मतलब क्या है? देखिए, पुरातात्विक का शाब्दिक अर्थ ये होता है, पुरा मतलब प्राचीन, और तात्विक अर्थात तत्व। तत्व, तो प्राचीन तत्वों से मिले हुए जो साक्ष्य होते हैं उसे हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, शब्दतः इसका अर्थ निकल रहा है कि प्राचीन काल में मिले हुए जो तत्व हैं, उन तत्वों के आधार पर जो अध्ययन होता है उसे पुरातात्विक कहते हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक अर्थात प्राचीन तत्वों के आधार, चलिए छोड़िए इसको, मैं आपको पहली बार बोल दिया, उसको लिख लेंगे। चलिए, और तो लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो जो आज प्राग ऐतिहासिक काल है, इस प्राग ऐतिहासिक काल में जो लिखित साक्ष्य हैं, लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। यहाँ पर क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लिखित नहीं प्राप्त हुए हैं। उसके पश्चात जो आद्य ऐतिहासिक है, आद्य ऐतिहासिक में लिखित प्लस
पुरातात्विक तात्विक दोनों साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, दोनों साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। किंतु यहाँ पर जो लिखित साक्ष्य है उस लिखित को पढ़ पाना क्या है, असंभव है। लिखित को पढ़ पाना असंभव है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी लिखित प्लस पुरातात्विक दोनों साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिसे इस लिखित को पढ़ा भी जा सकता है। इन सब बातों को आप नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, तो हम लोगों ने साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिलते थे, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते थे, सॉरी, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते थे और पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते थे। और जो आद्य ऐतिहासिक आया, आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। आप देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता उसमें कई मोहरें प्राप्त हुई है, ठीक है, जिनको जिसमें लिखा तो है कुछ किंतु उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ के पुरातत्वों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। और जो ऐतिहासिक काल है, यहाँ लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, कई शिलाभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसे पढ़ा भी जा सकता है, और यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बातें हो गई। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे पाषाण काल को, हमने कहा था कि इसे प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, अर्थात यहाँ पर मात्र क्या होता है, पुरातत्वों के आधार पर ही अध्ययन होता है, ठीक है। लिखित साक्ष्य कोई प्राप्त नहीं होते, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में अवश्य बता देंगे। अब देखिए भैया, क्या करना है, 5 विद्वान हैं, ठीक है। कौन कौन विद्वान है, एक का नाम है प्राइमरोज, प्राइमरोज। दूसरा, मुख्यतः और विद्वान भी है, लेकिन मुख्यतः मैं आपको 5-6 लोगों का नाम बता दे रहा हूँ। जॉन इवांस, एक जॉन इवांस रहते हैं। एक रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, सीधा आपसे यूपीएससी क्वेश्चन कर देगा। और एक है विलियम किंग, जो मुझसे लिखने में गलती हो जाएगी उसको आप लोग सुन करके सही से लिख लेंगे, ठीक है। डी टेरा प्लस पीटरसन, दोनों पीटरसन भी इधर जोड़ लीजिए, और 7 स्टुअर्ट पिगट, ये हो गए। और यहाँ पर एक सीएल कार्लाइल, सीएल कार्लाइल इत्यादि विद्वान है। भी हम लोग और विद्वानों को भी देखेंगे, लेकिन मुख्यतः इतने विद्वानों को तो हम लोगों को ध्यान में रखना ही है। अब देखिए, ये जो पाषाण काल है, उस पाषाण काल के जनक हम इनको स्वीकार करते हैं। जो जॉन इवांस वो प्राइम रोज हैं, प्राइम रोज क्या है, जनक हैं। किसके जनक हैं, तो पाषाण काल के इनको जनक माना जाता है, इनको पाषाण काल का जनक माना जाता है, ठीक है। और जो सीएल कार्लाइल हैं, इनको आगे हम देखेंगे कि जो मध्य पाषाण है उसका जनक माना जाता है। तो याद रखिए, जो प्राइम रोज हैं ये पाषाण काल के जनक हैं, ठीक है। प्राइम रोज क्या है, पाषाण काल के जनक हैं। और ये क्या थे, एक अंग्रेज थे, ठीक है। इन्होंने कर्नाटक में एक कर्नाटक राज्य है,
कर्नाटक राज्य में इनके द्वारा एक रायचूर जिला है। क्या है? रायचूर नाम का जिला है। रायचूर जिले में एक गांव है जिस गांव का नाम है लिंगसुगुर। ठीक है, लिंगसुगुर नाम का गांव है। और लिंगसुगुर नाम की गांव में इन्होंने पाषाण उपकरणों की खोज की है। क्या की है? पाषाण उपकरणों की खोज। ठीक है, और इनके जो पाषाण उपकरण थे वो दो प्रकार के हैं। ठीक है, दो प्रकार के हैं। इनके पाषाण उपकरण कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के हैं। एक पत्थर का छुरा, ठीक है, और दूसरा तीर के फलक। क्या क्या थे? एक पत्थर का छुरा, तीर का फलक। तो याद रखेंगे कि जो डॉक्टर प्राइमरोज हैं इन्होंने, ये पाषाण काल के जनक हैं तथा ये एक अंग्रेज थे। और इन्होंने कर्नाटक के रायचूर जिला के लिंगसुगुर नामक ग्राम में या लिंगसुगुर नामक स्थल पे पाषाण उपकरणों की खोज की। और यहाँ पर इन्होंने क्या प्राप्त किया? तो पत्थर का छुरा प्राप्त किया है तथा तीर के फलक, ये दो उपकरण इनको मुख्यतः प्राप्त हुए हैं। उसके पश्चात आते हैं, अब कुछ खोजों के बारे में यहाँ देख लेते हैं कि इन्होंने क्या खोजा। तो अब और हाँ, इन्होंने इनका एक के समय में खोजे थे तो 1842 में। कब? 1842। उसके पश्चात जॉन इवांस महोदय, दूसरे नंबर के जो जॉन इवांस महोदय रहते हैं, जॉन इवांस महोदय, ये क्या करते हैं? 1853 में 1853 में इनके द्वारा मध्य प्रदेश में एमपी में एक नर्मदा नदी है, आप लोग जानते होंगे। नर्मदा नदी कहाँ से बहती है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं यदि चाहे तो। बस मेरा पूछने का उद्देश्य यही रहता है ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि नर्मदा नदी बहुत अभी उपयुक्त होने वाली है। देखिएगा इसका कई बार प्रयोग आएगा, तो इसको हम लोग को देखना। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। और पता है तो बताएंगे जरूर, नहीं पता है तो भी बताएंगे, मैं उसका उत्तर आपको वहीं पर दे दूंगा। एमपी नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के तट पर एक टी नरसिंहपुर नाम का गांव है। क्या है? टी नरसिंहपुर नाम का गांव है। और वहां पर इन्होंने बड़ी संख्या में पाषाण उपकरणों की खोज की। बड़ी संख्या में पाषाण उपकरणों की खोज की। ठीक है, जॉन इवांस महोदय ने 1853 में मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी बहती है उस नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर नामक एक ग्राम है, वहां पर बड़ी संख्या में पाषाण उपकरणों की खोज की।